बहुजन संगठक यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं भारतीय संविधान एक शानदार क्रांति इस विषय पे कुछ विचार रखने के लिए लाइव आया हूं और भारतीय संविधान को मैं एक शानदार क्रांति के रूप में देखता हूं और इसी विषय को मुझे डिफाइन करना है। अल्टीमेटली मैं इतिहास का छात्र हूं और हरियाणा से बिलोंग करता हूं और अम्बेडकर आइडियोलॉजी के ऊपर मैंने पीएचडी किया है और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, किताबें लिखी गई हैं, हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में मैंने इनको अध्ययन किया है और मेरा इंटरेस्टेड विषय रहा है भारत का संविधान। और इस विषय के ऊपर मैंने कुछ लेख भी लिखे हैं और कई मैं भाषण भी करता हूँ इस विषय पे। तो मेरा ये मानना है कि भारत का जो संविधान है ना, वो मात्र एक संविधान नहीं है, वो एक स्प्लेंडिड रिवॉल्यूशन है। जो इतिहास के छात्र हैं, डेफिनेटली जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा है, उनको अच्छे से पता है कि स्प्लेंडिड रिवॉल्यूशन 1688 में इंग्लैंड में हुई थी। उसको स्प्लेंडिड रिवॉल्यूशन यानी कि शानदार क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें खून नहीं बहा था, उसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ था। वो वैचारिक क्रांति थी और वैचारिक क्रांति के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था। इसलिए दुनिया के इतिहासकारों ने उसको शानदार क्रांति कहा है, जो 1688 में हुई थी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जब उस क्रांति को मैंने पढ़ा, उसके रिजल्ट देखे, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस क्रांति से जितने लाभ मिले, जो इंग्लैंड की जो रिवॉल्यूशन थी, उससे ज़्यादा और उससे कई गुना ज़्यादा और कई गुना अलग अलग तरह के जो रिजल्ट मिले, लाभ मिले, वो भारत के संविधान से मिले। भारत का जो संविधान है, क्योंकि मैं इंडियन हिस्ट्री का छात्र हूँ, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, वर्तमान इतिहास को मैंने पढ़ा है, तो भारत का इतिहास जो है, जो 5000 साल की जो रिटर्न हिस्ट्री है इंडिया की, उस 5000 साल के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति है। क्योंकि इस तरह का दस्तावेज, इस तरह का संविधान पूरे भारत के इतिहास में कहीं पर भी नहीं है, जिसमें सबको समान बना दिया हो। जब सम्राट अशोका से लेकर के जो सम्राट अशोका से पहले भी जो शासक थे, वहां तक अगर हम जाएं, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद कुषाण आते हैं, उसके बाद गुप्त आते हैं, गुप्तों के बाद उत्तर भारत के जो राजपूत शासक हैं वो आते हैं, फिर मुगल तुर्क आते हैं, अफगान आते हैं, फिर मुगल आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं। और अंग्रेजों के बाद जब भारत को आज़ादी मिलती है, तो भारत के लोगों में जो ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो सत्ता में बैठे। तो वहां तक अगर हम पूरा इतिहास देखते हैं तो राजा और प्रजा यानी कि सबसे टॉप लेवल का और सबसे निम्न लेवल का कभी भी एक समान नहीं हुए हैं। वो एक समानता है, वो भारतीय संविधान ने की है। भले वो राजनीतिक समानता हो, सामाजिक और धार्मिक स्तर पे आज भी मैं मानता हूं कि है, वो ऊंच नीच का भेदभाव है, लेकिन राजनीतिक स्तर पे तो एक कर दिया ना, उसमें तो किसी को दो राय नहीं ना। जो बाबा साहब कहते हैं ना, वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी थॉट है। अगर इसको हमको सही ढंग से पढ़ना और देखना चाहिए तो, क्योंकि भारत के 5000 साल के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है वन मैन वन वोट वन वैल्यू। इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज है और इसने क्रांति की है। क्रांति कैसे कैसे की है, इस विषय पे मैं थोड़ी सी बातें आपसे करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया का ये ऐसा संविधान है जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, 4 चीजें हैं। अब बाबा साहब ने भी सारे संविधानों को पढ़ा, देखा, समझा। वहां पे 3-3 चीजें मिलती थी। कहीं पे बंधुता नहीं मिलती थी, कहीं पे समता नहीं मिलती थी, कहीं पे न्याय नहीं, बाकी चीजें मिल जाती। भारत का संविधान एक ऐसी चीज है, एक ऐसा दस्तावेज है दुनिया में जिसमें 4 चीज है। क्या क्या? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। और ये भारत के संविधान में आ जाने से क्या हुआ, इसके अनुसार भारत का संविधान आने से भारत की जो सरकार है उसकी नीतियां पॉलिसियां बनने लग गई। और इसके अनुसार नीतियां पॉलिसियां बनने से क्या हुआ, देखो, इसके अनुसार नीतियां पॉलिसियां बनने से जो क्रांति इंग्लैंड में हुई, जो क्रांति फ्रांस में हुई 1789 में, जो 1949 में चाइना में हुई, और रशिया में जो क्रांति हुई 1917 में,
मेरा जो अध्ययन है, मेरा जो मानना है, उन क्रांतियों से जितने लाभ जनता को मिले ना, उनसे ज्यादा लाभ इस संविधान से भारत की जनता को मिले हैं। अगर जनसंख्या में गिन के देखोगे, अगर जनसंख्या में गिन को देखोगे, जैसे 23 करोड़ लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के अलग से हैं, और महिलाएं अलग से हैं, बैकवर्ड क्लास के अलग से हैं। ये 100 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई आज भी, लगभग 90% लोग हैं। क्या इंग्लैंड की क्रांति ने 90% लोगों को अधिकार दे दिया था? क्या चाइना की क्रांति ने दे दिया था? जो रूस की क्रांति हुई, इंग्लैंड की क्रांति हुई, फ्रांस की, नहीं हो पाया इतना बड़ा परिवर्तन जितना परिवर्तन भारतीय संविधान ने किया। और ये उन क्रांतियों में खून खराबा हुआ, उन क्रांतियों में सरकारी संपत्ति का इतना बहुत सारा नुकसान हुआ, हजारों लोगों की जानें गई हैं, जिंदगियां गई हैं, हजारों घर तबाह हो गए, बच्चे यतीम हो गए, और कितने सारे लोग मरे हैं। तब जाकर के क्रांतियां हुई, तब जाकर के उन क्रांतियों के लाभ लोगों को मिलने लगे हैं। और भारत का संविधान लागू होने से तो एक भी लोग नहीं मरा, एक भी खून खराबा नहीं हुआ। ये बिना खून खराबे की इतना सारा परिवर्तन कर दिया। वोट का अधिकार मिल गया, स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया, बोलने का अधिकार मिल गया, पढ़ने लिखने का है, धार्मिक स्वतंत्रता का है, ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्ति के लिए प्रावधान आ गए। तो ये सब चीजें आ गई, और यही सब अधिकार उन्हीं को चाहिए थे। ये होता देखने की चीजें। ये भारतीय संविधान को लागू करने के लिए बताइए, कभी भी कोई आंदोलन नहीं चला, कभी भी कोई क्रांति नहीं हुई दुनिया में, कोई मारकाट नहीं भारत में। दूसरी जो बड़ी बात है, जो हमको कहने की जो जरूरत है आज, जो भारत का जो समाज व्यवस्था रही, हजारों सालों से जो समाज व्यवस्था चली आ रही थी, उस समाज व्यवस्था को यहाँ पे अफगान आए, हिला नहीं सके। उस चातुर्वर्ण व्यवस्था को यहाँ पे मुगल आए, हिला नहीं सके। यहाँ पे इतने ताकतवर, बलशाली, धनवान और बुद्धिमान लोग अंग्रेज आए, वो भी हिला नहीं सके उस चातुर्वर्ण व्यवस्था को। उस चातुर्वर्ण व्यवस्था को अगर ध्वस्त किया है, या उस चातुर्वर्ण व्यवस्था को कमजोर किया है, उसको घुटनों के बल ला दिया है, तो ये भारतीय संविधान की देन है। भारतीय संविधान ने इतनी बड़ी क्रांति की है। चातुर्वर्ण व्यवस्था जो धर्म के आधार पर टिकी हुई है समाज व्यवस्था, उसको भी कमजोर किया है। खत्म तो नहीं कह सकते कि खत्म हो गया, ऐसा तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कमजोर जरूर किया है। कमजोर इसलिए किया है कि जिन आदमियों को गांव से बाहर रखा जाता था, जो गांव के बीच में आ गए हैं, शहरों में आ गए हैं, जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे, आज उन जानवरों से उनको बदबू आने लग गई है। ये छोटी बात नहीं है। अगर सोचने समझने वाला इंसान होगा कि हमारा तो खाना ये होता था, ये सड़ा हुआ मांस जानवरों का खाते थे, बेगार करते थे, कोई हक अधिकार नहीं था, और एक भारत का संविधान लागू हो गया, उसी से हमको सब कुछ मिल गया। जिसको कोई ज्ञान नहीं, जिसको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, उसको भी मिल गया। ये होता क्रांतिकारी। इसको इसलिए कहते हैं, भारतीय संविधान को हम क्रांतिकारी संविधान कहते हैं। और ये बात आगे बाबा साहब ने और भी इससे भी बड़ी क्रांति करने के लिए, जो 25 नवंबर 1949 को भाषण में कहा था कि कल 26 नवंबर से हम लोग एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ पर राजनीतिक तौर पे तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पे असमानता होगी। ये विरोधाभासी जीवन है। जो महान क्रांतिकारी होते हैं ना, वो विचारों की क्रांति करते हैं। जो बाबा साहब ने क्रांति की है, जिसमें लोगों की जानें नहीं गई हैं, जिसमें खून खराबा नहीं हुआ है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की जो क्रांति है, मेरे जो लेखन में, मैं उसको दुनिया की सबसे बड़ी मानवतावादी क्रांति मानता हूँ। वो मानवतावादी क्रांति है, वो किसी के विरोध में नहीं है, किसी समुदाय के, किसी राजा के, किसी शासक के विरोध में नहीं है, वो सिस्टम के विरोध में है, व्यवस्था के विरोध में क्रांति है। ये होता है एक नजरिया क्रांति करने का। दुनिया के तमाम देशों में क्रांतियां हुई, उसके शासकों के विरोध में थी, वहां के राजाओं के विरोध में थी, राजनीति के लिए थी। लेकिन बाबा साहब ने जो क्रांति की, वो तो किसी राजा के विरोध में नहीं थी, ना किसी समाज के विरोध में थी। वो एक सिस्टम था, एक चातुर्वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम चल रहा था हजारों सालों से, उसके विरोध में थी, क्योंकि वो अत्याचारी सिस्टम था और उसके आधार पर लोगों के ऊपर शोषण होता था, अन्याय अत्याचार होता था। उसको समाप्त कैसे किया? देखो, संविधान का अनुच्छेद 13 कितना बड़ा क्रांतिकारी, अगर इसको समझा जाए, पढ़ा जाए। इसमें क्या कहा गया है? इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। यानी कि भारत का जो संविधान है, इसमें जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के अनुसार जो भी विधियां हैं, परंपराएं हैं,
यहाँ भी जिस शास्त्र में लिखी गई है, धर्म ग्रंथ में लिखी गई है, वो जीरो, नल एंड वाइड है। संविधान की एक कलम ने उस हजारों सालों के सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, उसको जीरो ठहरा दिया। अब संविधान से ऊपर तो कोई नहीं होता। ये संविधान के अनुच्छेद 13 है। आगे क्या कहते हैं, संविधान में जो पहले से प्रथाएं, परंपराएं, रीतियां और जाति आधारित जो जाति व्यवस्था थी, धर्म समर्थित थी और जिनका प्रभुत्व तो हजारों सालों से था, और खाली वो हवा में नहीं दी, वो लोगों के मन मस्तिष्क में बस गई थी। लोगों का आचार विचार और व्यवहार उसी वर्ण व्यवस्था से चलता था। लोगों से बात कैसे करनी है, सम्मान देना है नहीं देना है, इससे मुझे डरना है या नहीं डरना है, उसका आधार जाति निर्धारित करती थी। यानी कि सारा कारोबार, सोचने का, व्यवहार करने का, काम का भी जो आधार होता था ना, वो जाति होती थी। तो व्यक्ति की गरिमा नहीं थी। हमारी जो देश का जो बहुजन समाज है, उसकी कोई गरिमा नहीं थी। इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में है ना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा भारतीय संविधान में ही निर्धारित कर दी। ये है क्रांति। आज हर व्यक्ति की गरिमा है और आज हर व्यक्ति अलग यूनिट है। आज हर व्यक्ति को अलग से राइट है। ये सबसे बड़ी बात है। भारत का इतिहास अगर पढ़ोगे, 5000 साल की हिस्ट्री में पढ़ के देखो, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ये कहीं नहीं है। कभी भी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया गया भारतीय संविधान से पहले कभी भी। पूरे इतिहास में अधिकार दिया गया तो जैसे एक परिवार है, परिवार का एक जो बड़ा आदमी, उसको अधिकार दे दिया कि वो करेगा जो भी होगा। या गांव को अधिकार दे दिया, गांव में जो पाटिल है, मुखिया है, पटेल है, चौधरी है, रावत है, राणा है, उसको अधिकार दे दिया, वही करेगा। लेकिन भारतीय संविधान ने सबको नल एंड वाइड करके व्यक्ति को अधिकार दिया है। ये एक क्रांति है। अनुच्छेद 15 देखो, भारत का जो संविधान है, अनुच्छेद 15 है, उसमें क्या बताते हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया। अब धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म किया गया, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे जो भेदभाव है, और लिंग, ये सबसे बड़ी चीज है। जो सेक्स बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता था, उसको भी भारतीय संविधान ने खत्म किया है। अरे ये जो संविधान में लिख दिए है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि लिखे गए हैं तो बस इनका कोई ध्यान ही नहीं। नहीं नहीं, जितने कानून बने हैं ना, अभी जो कानून चल रहे हैं, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार ही निकलते हैं। जैसे 1989 में SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट आया 1989 में। अब उसको भारतीय संविधान में कहाँ ढूंढेंगे? भारतीय संविधान में कानून नहीं होते ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है? संविधान सोर्स ऑफ लॉ है, लॉ नहीं है, सोर्स ऑफ लॉ है। जैसे प्राचीन काल में ब्राह्मणों के जो धर्मशास्त्र होते थे, वो सोर्स ऑफ लॉ होते थे। मुस्लिमों के लिए जो उनके धर्मशास्त्र हैं, उनके लिए वो सोर्स ऑफ लॉ होते थे। और यहाँ पे जो ब्राह्मणों के शास्त्र, वो सोर्स ऑफ लॉ होते थे। अब भारतीय संविधान ने क्या किया है कि सारे धर्मशास्त्रों को नल एंड वाइड करके सोर्स ऑफ लॉ संविधान को बना दिया। अब वो जो सोर्स ऑफ लॉ है, जैसे मैंने बताया संविधान को, संविधान का अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। और कानून कब बनता है? 1989 में। यानी कि संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। कानून कब बना? 1989 में। यानी कि 39 साल बाद। आज भी कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि भारत का संविधान तो लागू ही नहीं हुआ। असली वास्तविकता में देखा जाए तो सही ढंग से पूरा संविधान लागू ही नहीं हुआ है। वो कहते तो सही है, बट ये पता नहीं ना कि कैसे लागू होता है। संविधान का जो ग्रंथ है, देखो ये मेरे हाथ में संविधान का ग्रंथ है, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी भारत सरकार का है, विधि मंत्रालय का, यही रखा है। संसद में भी यही है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्टों में। अब ये जो एक ग्रंथ है, किताब है, अब ये अपने आप थोड़ी लागू होती है। इसको लागू करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है। और मैकेनिज्म अगर ठीक रहेगा तो सारी चीज़ें ठीक चलेंगी। अगर वो मैकेनिज्म खराब हो जाएगा तो सारी चीज़ें खराब करेगा, संविधान को भी खराब करेगा, जैसे आज हो रहा है। तो 39 साल तक संविधान का अनुच्छेद 17 जो था ना, वो लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि 1989 में SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बनता है। यानी कि 1989 से पहले जिन जिन के साथ छुआछूत की गई ना, उनको कोई सजा नहीं मिली। संविधान में तो आ गया 1950 में, लेकिन कानून नहीं बना। ऐसे रिजर्वेशन के जो अनुच्छेद हैं, वो भी पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। रिजर्व आरक्षण के जो अनुच्छेद हैं, 15(4) है, 16(4) है, 330 है, 332 है और 335 है। ये अभी तक भी लागू सही ढंग से नहीं हो रहे हर जगह। जब कभी
प्रेशर आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, लोग इनके बारे में जागरूक होंगे तो ये भी लागू हो जाएंगे। जैसे 39 साल बाद अनुच्छेद 17 के लिए कानून बना। संविधान के जो अनुच्छेद है ना, आर्टिकल है ना, वो अपने आप लागू नहीं पड़ते, उनको लागू करने के लिए लॉ बनाया जाता है, एक्ट बनाया जाता है, फिर पॉलिसियां बनाई जाती हैं और तब लाभ मिलते हैं लोगों को, तब लागू पड़ते हैं वो। ऐसे लागू नहीं होता डायरेक्ट। जैसे अभी आया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जरूरी शिक्षा का अभियान था, एक एक्ट बना है, एजुकेशन एक्ट। जैसे इंफॉर्मेशन एक्ट बना है, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट बना है। ये सारे भारतीय संविधान से आई हुई चीज़ें हैं कि संविधान का ये इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए, जैसे शिक्षा का अधिकार है उस इम्प्लीमेंट को लागू करने के लिए ये बच्चों के लिए एजुकेशन आ गया। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, कोई भी आदमी भूखा ना रहे, उनको लागू करने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया। और ट्रांसपेरेंसी हो गवर्नमेंट के कामकाज में, हर तरह से भारतीय हर नागरिक को सब कुछ जानने का अधिकार जो अनुच्छेद 21 ने दिया है, उसको लागू करने के लिए इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया। तो संविधान ऐसे लागू होता है। बहुत सारे लोग समझते नहीं इन बातों को कि संविधान लागू कैसे पड़ता है। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, मैं कई बार सुनता हूँ बातें सुनता हूँ, जो आईपीसी की धाराएं हैं ना, वो संविधान बताने लग जाते हैं। वो नहीं है, वो आईपीसी तो 1860 में बनती है, संविधान तो 1905 में। संविधान से वो बहुत पहले की चीजें हैं, 1950 में होता सॉरी संविधान तो बहुत पहले की चीजें हैं। तो आईपीसी अलग चीज है। जैसे बहुत सारे लोग जिनको संविधान का नाम सिर का पता ना पैर का पता बोलते हैं कि कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई रेपिस्ट होता है, उसको तुरंत कोर्ट से जमानत मिल जाती है और ये तो संविधान खराब है। अरे बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता है कि संविधान की बात नहीं है, ये तो आईपीसी की बात है। अरे जैसे मैंने बताया, अगर ये कमी है ना तो मैकेनिज्म में कमी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कुछ ये चीज़ें लिखी हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन काम है वो दो है तो बहुत सारे, लेकिन जो सबसे मुख्य काम है, जो मेरे अध्ययन से मैंने पढ़े हैं, जैसा मैं समझ पाया हूँ, मेरी नज़र में दो सबसे बड़े काम है। एक तो वो है कि वो सरकार को निर्देश देता है। सरकार को जो संविधान है वो आदेश देता है, निर्देश देता है, निर्देश देता है कैसे उसको नीतियां बनानी है, कैसे पॉलिसियां बनानी है, सारा वो कौन कौन से एक्ट बनाने हैं, कानून बनाने हैं। और दूसरा जो मेन काम है, संविधान है ना, सरकार को, राजनेताओं को, सरकारों को बाउंड करता है, बांध के रखता है कि तुमको एक सीमा खींच दी कि यहाँ से इससे आगे नहीं जाना तुमको। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कह सकते हैं इसको शुद्ध भाषा में। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान भी भारतीय संविधान में ही किया गया है। नहीं तो ये आज के राजनेता है, नागरिकों को तो भेड़ बकरी समझते हैं। ये क्यों अधिकार देंगे? तो चाहते हैं सारी प्रजा हमारी गुलाम बन जाए, जैसा हम चाहे वैसा खाएं, जैसा हम चाहे वैसा बोले, जैसा हम चाहे वैसा ही कपड़े पहने। तो गुलाम बनाना चाहते हैं आज के राजनेता। तो भारत का संविधान है जिसने रोक के रखा हुआ है कि तुम इस सीमा से आगे नहीं जा सकते। ये खाना कौन सा खाना है, ये आदमी की स्वतंत्रता है। कपड़े कब कौन से पहने हैं, दिन में कौन से पहने, रात को कौन से पहने, शादी किस तरीके से करनी है। चाहे शादी आप आर्य समाज के मंदिर में जाके कीजिए, चाहे आप कोर्ट में जाके कीजिए, चाहे आप बुद्ध विहार में जाके कीजिए, चाहे रविदासिया पंथ की जो शादी होती है, कबीर पंथों की शादी होती है, चाहे आप मंदिर में जाके कीजिए, चाहे आप ना भी करिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहिए। सरकार डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन सी शादी है, तुमको कौन सी शादी करनी, कौन सी नहीं करनी। सरकार नहीं बताएगी, क्योंकि ये आदमी का पर्सनल है, ये आदमी की डिग्निटी से जुड़ता है, गरिमा से है। तो सरकार को बैन करता है संविधान। ये दो मुख्य कार्य होते हैं। तो सरकार को आदेश और निर्देश देता है कि तुमको कैसे कैसे काम करने हैं और कैसे नहीं करने। दूसरा, ये सरकार को बाउंड करता है, रोकता है। तो आज के राजनेता सत्यानाश कर दें देश की जनता का। उनको रोक के रखा हुआ संविधान ने, और उससे रोक के रखा हुआ, उसके बावजूद भी देखो लोगों के रोजमर्रा की दिनचर्या उसमें कैसे एंट्री करते हैं राजनेता। तो ये दो मुख्य काम हैं भारतीय संविधान के। अब इनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए लोगों को। अब इनके ऊपर चर्चा तो करते नहीं है। जब संविधान का जो विरोध करने वाले पता नहीं क्या का ऊपर पटाएंगे, बातें लेके आएंगे, संविधान में गलतियां निकालने लग जाएंगे। अरे उस समय जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए हैं। और उस समय के जो संविधान में सभा में बैठे थे, मैक्सिमम लोग विदेशों से पढ़े लिखे थे, मैक्सिमम लोग रिसर्चर थे, पत्रकार थे, वकील थे, लेखक थे, किताबें लिखते थे, लेख लिखते थे, पढ़ने लिखने वाले लोग थे। और आज के जो बोंदू, आज जो पार्लियामेंट बोंदू लोगों से, अत्याचारी, दुराचारी और वे बिचारी लोगों से जो भरी पड़ी है, ऐसी संसद थोड़ी थी वो पहले वाली। उनकी क्वालिफिकेशन देखो उस समय की संसद की, जो संसद की सभ्य थे उनकी।
तो साथियों, इतने समझदार लोगों ने जिस चीज़ को लगभग 3 साल बैठ करके सोच समझ करके बनाया है, तो उसको हम जैसे लोगों को समझने में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, तो भी मैं कहता हूँ पूरा नहीं आएगा समझ में। और ये होता भी ऐसे, जैसे दिल्ली में ये जो दिल्ली के सरकार है, दिल्ली सरकार के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो दिल्ली की सरकार मुख्यमंत्री के अधीन रहेंगे या गवर्नर के अधीन रहेंगे, इसका मुकदमा गया कोर्ट में। अब जजों है, जो जजों का काम तो यही है, जजों का तो काम यही है संविधान की सुरक्षा करना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। उनको भी समझ में नहीं आया कि कैसे क्या, तो संविधान एक पीठ बनाई हुई है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, संविधान पीठ को मामला रेफर किया। यानी कि कहने का तात्पर्य मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जज होते हैं, जो सारे संविधान को चबा गए हैं, अच्छे से समझते हैं, कई विषय ऐसे होते हैं कि उनको भी संविधान के बारे में सलाह सूचन करनी पड़ती है, बाहर से लेनी पड़ती है, तो एक संविधान पीठ बना लेते हैं वो। तो जब इतनी बड़ी चीज़ है तो इसको समझने में थोड़ा आप लोग भी टाइम दीजिए, ये चीज़ें समझ में आएंगी, और समझ में आकर के संविधान जिसको समझ में आ जाएगा वही सच्चा नागरिक भी बन पाएगा। दूसरी बड़ी बात है, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मैं जैसे मैंने बताया, मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैंने भारत का हजारों सालों का इतिहास पढ़ा है। भारत के हजारों सालों के इतिहास में कोई भी महिला भारत की एक छत्र शासक नहीं बनी, क्योंकि राइट ही नहीं था। जैसे ही भारत का संविधान लागू हो गया, 2 दशक के अंदर अंदर भारत की एक महिला जिसका नाम इंदिरा गांधी, देश की प्रधानमंत्री बन गई, शासिका बन गई। हजारों सालों से महिला को शासक नहीं बना गया देश के इतिहास में, लेकिन संविधान के 20 साल के अंदर ही वो महिला शासक बन गई। और ऊपर से वो तो विडो थी, विधवा थी। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक विधवा भी देश का राजकाज और शासन को चला सकती है। ये भारत के संविधान की देन है, इसलिए मैं कहता हूँ ये क्रांति है। इसका एक एक परिवर्तन अगर हम देखें और उसकी चर्चा करें और उसके भारत के इतिहास से मिलान कर करके लाए ना, तो ये बहुत बड़ी क्रांति है। जो अछूत बना दिए गए थे, जो लोग जिनको मरे हुए जानवरों का मांस खाने के लिए मजबूर कर दिया गया, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अब वो देखो बड़े बड़े ऑफिसर बने बैठे हैं, मिनिस्टर बने बैठे हैं। अब महिला तो किसी के घर की भी हो, जो ब्राह्मण समुदाय की महिलाएं हैं, दूसरे समुदाय के जो सवर्ण जातियां अपने आप को कहते हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, लड़कियां क्या करती थी वो संविधान से पहले, जब वर्ण व्यवस्था सही चरम पे थी, क्या करती थी? घर में रहती थी, गुलाम थी वो भी। ये तो भारत का संविधान आया, देखो आज जो बैंकर बनी हुई है, आज जो एरोप्लेन उड़ा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आर्मी में जाती हैं, फौज बनती है। फौज तो पहले भी रही है, भारत तो फौजियों का ही देश रहा है, चाहे अंग्रेजों की फौज हो, चाहे मुगलों की फौज हो, अफगानों की फौज हो, तुर्कों की फौज हो, राजपूतों की फौज, थी कोई महिला उस फौज में? कोई महिला को राइट नहीं था फौज में, पुलिस में। और आज देखो बड़ी बड़ी कमांडर बनती हैं, एयरफोर्स में महिलाएं हैं, एनडीए में भी जाने लग गई। ये क्रांति है। बताइए, महिलाओं को इतना बड़ा अधिकार मिला, अब कितनी महिलाओं को खून खराबा करना पड़ा, कितनी महिलाओं को आंदोलन करने पड़े, कितनी महिलाओं का इसमें मरना हुआ? कुछ नहीं, फ्री में अधिकार मिल गए। ये भारत के संविधान की देन है जो भारत की महिलाओं को दिया गया है। भारत की महिलाएं प्रधानमंत्री बन गई, राष्ट्रपति बन गई। ये सोचने की बात है भाई। इस तरह अगर हम एक एक बात को सोचेंगे जो पहले नहीं थी और वो भारत के संविधान को लागू होने के बाद में मिल गई हैं, तो वो ऐसे ही नहीं मिली हैं। वो उसके पीछे सारा का सारा अगर हम श्रेय देना चाहें ना, उसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अल्टीमेटली वो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के चेयरमैन थे। अल्टीमेटली डिसीजन तो चेयरमैन को ही करना पड़ता ना, बाकी तो सलाह सूचन कर देंगे, एडवाइस कर देंगे, यही काम होता था। इसलिए कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये भारत का संविधान रच के दिया है, ये एक क्रांति है, ये शानदार क्रांति मानता हूँ मैं इसको। सभी साथियों का शुक्रिया, सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। काफ़ी कुछ बातें हैं संविधान में, और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी 2-3 बातें ही बताई हैं। और अगर किसी साथी को ऐसा लगा हो कि इसमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो साथी मुझे करेक्ट भी करें। सभी को जय भीम, जय भारत।